नेक्स्ट में तो व्यंजन वर्ण पर विचार करेंगे हम। तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसमें विशेषकर यह यानी विलुप्त रहते हैं और यह एक उदासीन स्वर है। तो कुल व्यंजनों की संख्या है 33 हमारे पास। और कौन कौन से व्यंजन मिलकर 33 होते हैं तो हम बात करेंगे। व्यंजन के भी प्रकार हैं। तो नेक्स्ट है कि हम स्पर्शी वर्ण किसे कहते हैं। स्पर्शी वर्ण का दूसरा नाम वर्गीय वर्ण भी है, जिसे हम वर्गीय भी कहते हैं इसको। स्पर्शी वर्ण कुल 25 हैं। और 25 कौन कौन से हैं तो इसे हम वर्ग में बांटते हैं, जैसे कचट तप वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और त वर्ग, प वर्ग। 5 ठो है, 5 में के क वर्ग में आते हैं 5, क ख ग घ ङ। और च वर्ग में आते हैं भी 5, च छ ज झ ञ। और ट वर्ग में भी ट ठ ड ढ मूर्धन्य न। और त वर्ग में त थ द ध न। और प वर्ग में प फ ब भ म। यानी ये कुल मिलाकर 25 है। आप काउंटिंग कर भी सकते हैं। इसी को कुल मिलाकर हम स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कहते हैं और इसकी संख्या 25 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अंतस्थ वर्ण क्या है और ऊष्म वर्ण क्या है। अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं और ऊष्म वर्ण भी 4 होते हैं, ये कॉमन होते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन कौन है तो आ, र, ल, व। और ऊष्म वर्ण है स, 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 ह, यानी तालम स, मूर्धन्य स, दंड स, ह। आप यार ये उस अंतस्थ वर्ण 4 और ऊष्म वर्ण 4 और ये स्पर्शी वर्ण 25। तो 4 4 8 और 25 कुल मिलाकर 33 हो गया। यहीं हो जाते हैं ख़त्म। ये 33 वर्ण और 11 स्वर तो कुल मिलाकर हो गए 44 वर्ण। और हम बता दें कि उच्छिप्त वर्ण, इसको हम उच्छिप्त या द्विगुण या ताड़नजात भी बोलते हैं। जो देव होते हैं वो ढ इसको जो नीचे उच्छिप्त लगता हो इसको, ये 2 होते हैं। और 2 हुए 44 और 2 46। और नेक्स्ट हम बात करते हैं घोष सघोष, यानी इससे पहले होता है व्यंजन वर्ण व्यंजन यानी घोष के बारे में बात करें तो कंपन के आधार पर इसको हम 2 बराबर भाग में बांटते हैं, एक सघोष एक अघोष। सघोष की संख्या 31 होती है और अघोष की संख्या 13 होती है। कौन कौन होते हैं सघोष? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में झंकार उत्पन्न होने से नाद उत्पन्न होता है उसे हम सघोष कहते हैं। या जिस वर्णों के उच्चारण करने में कंपन सहित होता है तो उसे हम सघोष कहते हैं। इसकी सघोष की कुल संख्या 31 है। तो किस प्रकार है सघोष? प्रत्येक वर्ग का पंचमा, तीसरा, चौथा, यानी तीसरा, चौथा, पंचमा, 3, 4, 5 और अंतस्थ वर्ण या र, ल, व और ह और सभी स्वर, ये सभी होते हैं सघोष। हम आपको बता दें कि जिसमें 3 आते हैं, 3 वर्ग आए हैं तो उसमें ही स्वर लगे होंगे सभी स्वर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अघोष की। अघोष की कुल संख्या 13 है। कौन कौन है तो पहला दूसरा, यानी पहला दूसरा और उसमें वर्ण पहला दूसरा 10 और उसमें वर्ण 3, स ह है तो उसमें गया है तो 13 कुल हो गया। प्राण यानी प्राण पर यदि हम विभाजित किया जाए तो अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण में होते हैं जिस वर्णों को उच्चारण में थोड़ा शर्म लगाना पड़ता है या जिस वर्णों के उच्चारण में कम वायु की उपयोग होती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। इसकी कुल संख्या 30 होती है। अल्प प्राण की 30 होती है। इसमें 1, 3, 5 और जिसमें हम बोलें 3 आएंगे उसी में स्वर आएंगे, सभी स्वर और अंतस्थ वर्ण या र, ल, व। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण जिस व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है या जिसे उच्चारण करने में अधिक वायु उपयोग होता है, कुल महाप्राण की संख्या 14 होती है। महाप्राण 2, 4 की होती है। उसमें व्यंजन स, ह, तालम स, मूर्धन्य स, दंड स, ह।
नेक्स्ट, यदि हम उच्चारण के स्थान पर बांटे हैं वर्ण को, तो पहला है कंठ। कंठ से कितने उच्चारण होते हैं? तो कंठ से आ और विसर्ग और हा और क वर्ग, ये सब कंठ से उच्चारण होते हैं। नेक्स्ट, यदि बात करें कि तालु से कौन कौन से उच्चारण होते हैं वर्ण, तो ई अंतर्शीय और स तालम स, अंतर्शीय तालम स और च वर्ग तालु से होते हैं। तालु का विशेषण हो जाएगा तालव्य और कंठ का हो जाएगा कंठव्य। नेक्स्ट बात करेंगे मुर्दा से यानी मूर्धन्य से। कहाँ से? मुर्दा से कौन कौन से वर्ण उच्चारण होते हैं? तो री, ट वर्ग, र और मूर्धन्य स, ये मुर्दा से उच्चारण होते हैं। और दंत से उच्चारण होने वाला है ल, स, ज यानी जे वो वाला नुक्ता वाला जे, और त वर्ग, सब दांत से उच्चारण होते हैं। और ओष्ठ से उ और प वर्ग ओष्ठ से उच्चारण होते हैं। यदि हम बोला जाए कि ये किससे उच्चारण होते हैं, तो कंठोष्ठ, कंठ और ई तालु से होते हैं, तो कंठ तालव्य हो जाएगा ये। और ओ कंठोष्ठ से हो जाएगा कंठोष्ठ, और वह दंतोष्ठ से। और ह स्वतंत्र अलिजीवा ही बोला जाता है, लेकिन ह का उच्चारण हम क वर्ग यानी कंठ में ले लेते हैं। और अनुस्वार को नासिक से उच्चारण होता है। नासिक से उच्चारण होने वाला सभी पंचमाक्षर हो जाएंगे और ये अनुस्वार। यदि आपसे पूछा जाए कि कुल नासिक की संख्या कितनी है, तो आप 6 बोलिएगा। कौन कौन? एक अनुस्वार, और जितने जो 5 वर्ग हैं उसके लास्ट वाला यानी पंचमाक्षर का सभी, उआ, इया, मूर्धन्य, न, म, ये सभी हो जाएंगे नासिक के। आपको बता दें कि अयोवा की कहाँ मतलब इसकी हम अयोवा के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो इनका प्रयोग केवल स्वर वर्ण में होते हैं, इनका प्रयोग केवल स्वर वर्ण में होते हैं। अयोवा कितने हैं? तो अयोवा 2 है, एक अनुस्वार एक विसर्ग, ये दोनों मिलाकर ये अयोवा बोले जाते हैं। इनका 2 मात्रा होता है, ये जो दिया गया है। और संयुक्ताक्षर कितने हैं? तो संयुक्ताक्षर है संयुक्त व्यंजन, इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है 4। कौन कौन है? तो अक्ष, तर, ज्ञ, स्र। इसका यदि हम वर्ण विक्षेपण करें यानी वर्ण विच्छेद करें, तो इस प्रकार होंगे क हलंत, मूर्धन्य स हलंत और य, त हलंत, र हलंत, य, ज हलंत, य हलंत, य, स हलंत, र हलंत, य। और हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं यदि ये आ को इसमें जोड़ दिया जाए तो। अक्षर की संख्या 11 होती है, और यह को उदासीन भी कहे जाते हैं, उदासीन वर्ण। देखिए कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्षर की संख्या कितने हैं? तो 11 हैं। कौन कौन से हैं? तो इस प्रकार है, यह उदासीन है, या इस प्रकार है, और ई का हर्षई वाला जो रहता है दीर्घ ई, ऊ का इस प्रकार है, बड़ा ऊ का इस प्रकार है, री का इधर इस तरह है, री का जैसे इस तरह होता है गिरी लिखे जाते हैं, ये गिरी वाला है री। और ए का ये बड़ा एक है डबल ओकार वाला, और ओ को ओकले और डबल ओ के ओकले। हर्षा स्वर कितने? तो 4 हैं, दीर्घ स्वर 7 हैं। कमल में कितने स्वर हैं? तो कमल में कितने स्वर हैं? तो कमल में 3 स्वर हैं। यदि बोला जाए कि कमल में कितने स्वर हैं, तो 3 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? तो कमल को चलिए मैं विच्छेद करता हूँ। क हलंत, य प्लस क, म हलंत, य प्लस क, म ल हलंत। स्वर की बात है तो ये एक स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है, कुल स्वर 3 है। और वर्ण और बोला जाए कि व्यंजन कितने हैं? कुल व्यंजन कितने हैं? तो कुल व्यंजन भी 3 है। और बोला जाए वर्ण कितने हैं? तो वर्ण कितने हैं? तो इसमें लगता है आपको 6 है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन
लास्ट वाला अ को उदासीन मानने के कारण उसको हम गिनती में नहीं लेते हैं, तो कुल हो जाएंगे 5। देखिए यहाँ पर किया गया है विच्छेद, देखिए यहाँ पर विच्छेद किया गया है और बोला गया क्योंकि अंतिम में यह स्वर को नहीं गिना जाता है क्योंकि उदासीन यह है। समझे? आपसे एक बोलने के लिए हम बोले थे कि आप लोग बताइएगा कि हिंदी में मूल वर्ण की संख्या कितनी है, कुल वर्ण की संख्या कितनी है, कमेंट करने के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि हिंदी में मूल वर्ण की संख्या 44 है, जो स्वर है 11 और व्यंजन है 33। 11 और 33 को योग होता है 44। हिंदी और स्वर की संख्या 11, हिंदी में व्यंजन की संख्या है 33। अयोगवा है 2, संयुक्ताक्षर है 4, ताड़नजात या उच्छिप्त इसी को बोलते हैं, या द्विगुण है 2। हिंदी में कुल वर्ण की संख्या हो जाएंगे 52। कौन कौन? एक 33 और 11, 44 हुआ। 44 और 4 हो जाएंगे उसमें, सॉरी 4 हो जाएंगे संयुक्ताक्षर, और 2 और 2 4, 2 ये और 2 ये, 4 हो गए, यानी 8 और 44 हो जाएंगे 52, कुल 52। और विदेशी वर्णों की संख्या 4 होते हैं। विदेशी वर्ण की संख्या कौन कौन है? तो विदेशी वर्ण है क, ख, ज, फ, ये नुक्ता वाला, इसको दिए थे शिव प्रसाद हिंद सितारे। नुक्ता की संख्या ये हो जाएंगे, विदेशी वर्ण की संख्या हो जाएंगे 4। हिंदी में मानव वर्ण की संख्या कुल हो जाएंगे तो 56। कितना हो जाएंगे? मानव वर्ण की संख्या 56 हो जाएंगे। अब थोड़ा हम पढ़ लेते हैं व्यंजन की गुच्छा के बारे में कि क्या कहते हैं व्यंजन। व्यंजन की गुच्छा का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ एक श्वास के झटके में बोले जाते हैं तो उन्हें व्यंजन की गुच्छा कहते हैं, जैसे क्यारी, स्मरण, स्वामी। नेक्स्ट बात करते हैं बलघात। बलघात किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह बलघात कहलाता है। जैसे करण, कमल में क्रमशः क तथा म पर बल दिया जा रहा है, करण, कमल। अतः र तथा थ में जो बल देते हैं, कभी कभी पूरे शब्द पर भी बलघात होता है। संयुक्त ध्वनि जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से मिल जाए तो उसे संयुक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे संभव, स और भ के बीच में म का मेल होता है। संगम किसे कहते हैं? किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे संगम कहते हैं। जैसे मत खाना, विराम का मत खाना में मत खाना के बीच थोड़ा विराम, मत खाना, संगम। और अनुतान किसे कहते हैं? तो अनुतान भावों की वह स्वाभाविक अभिव्यक्ति जो जिसके कारण शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, उसे अनुक्तान कहते हैं। जैसे हमें तो करना ही होगा, यह स्पष्ट हो गया इसमें, उसे अनुक्तान कहते हैं। और हिंदी की कुछ हम विशेष बात करें तो आपको बता दूं, मैं बात करता हूँ कि हिंदी में क्या कुछ थोड़ा पूरा मैं आपको बता दूं कि ये हिंदी में शिरोरेखा बोले जाते हैं। इसको शिरोरेखा और इसको बोला जाता है खड़ी पाई। और जो बिंदी लगते हैं ऊपर में, जो बिंदी लगते हैं इसको बोले जाता है अनुस्वार। यहाँ जो बिंदी लगते हैं उसको बोला जाता है नुक्ता, ये नुक्ता। और यहाँ जो बिंदी लगते हैं इसको बोला जाता है उच्छिप्त। और यहाँ जो बिंदी लगते हैं उसको बोला जाता है पंचमाक्षर।
पंचमाक्षर याद रखिएगा ये। और नेक्स्ट मैं बता दूं कि हिंदी में जो दो वर्ग के बात कर रहे हैं, जो 2 नंबर और 4 नंबर पर जो आते हैं, जैसे क ख 2 वर्ग में, घ 4 वर्ग में, ये 2 4 सभी वर्ग का ये 2 4 रिपीट कभी नहीं होता। REPEAT रिपीट कभी नहीं होते हैं। जैसे बात करें, जैसे 2 वर्ग में आ जाएंगे ख, तो ख कभी नहीं होगा। आधा ख, पूरा ख कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हिंदी में आप देख पाएंगे। और नेक्स्ट मैं बता दूं कि जो खड़ी पाई और शिरोरेखा के साथ में यदि कोई भी वर्ण घुंडी लगा हो, यदि इसको घुंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका? घुंडी। घुंडी लगा वाला वर्ण कभी भी शिरोरेखा से नहीं गुजरते हैं। जैसे विद्यार्थी में यहाँ से जाएंगे ये शिरोरेखा और यहाँ रुक जाएंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ रुक जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे। इस तरह लिखाएंगे विद्यार्थी शुद्ध है हिंदी में। आप देख सकते हैं हिंदी के किसी भी बुक में कि जिसमें घुंडी लगे हैं उससे कभी भी शिरोरेखा नहीं गुजरेंगे। जैसे किसमें नहीं गुजरेंगे, तो ध में, थ में, छ में, भ में, ये भ है, बात करते हैं, ये भ में, थ और ये 4 है। और किसी में लगता पता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम इतना में होता है। नेक्स्ट आप लोग को यदि बात करें तो वर्ण विचार मेरे तरफ से ख़त्म हो गए हैं। इसमें वर्ण विचार द एंड हो गए। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा वर्ण विचार, और यदि आप लोग चाहते हैं इस तरह का वीडियो और तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय